नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। AK-47 मामले में एनआईए की टीम ने फकुली की मुखिया से 9 घंटे पूछताछ के बाद भारी मात्रा में रकम को किया जब्त। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नडियार एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। और एलिस कॉलेज के छात्र और बाहरी लोगों से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। AK-47 मामले में एनआईए की टीम ने जिले के कई इलाके में छापेमारी की। मुजफ्फरपुर में एनआईए की छापेमारी AK-47 मामले के आरोपी के पिता के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद। फकुली थाना क्षेत्र के अलावा अन्य कई जगहों पर हुई छापेमारी। आपको बता दें कि इसी साल 7 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से विकास और सत्यम की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से प्रतिबंधित AK-47 का मैगजीन और टेलीस्कोप बरामद किया गया था। इन सामानों की बरामदगी के बाद तीसरे अभियुक्त देवमुनि राय उर्फ अनीश राय के बारे में जानकारी मिली, जिनके पास से AK-47 रखा गया था। अनीश की गिरफ्तारी फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली गांव से हुई थी और अगले ही दिन एक शमशान से AK-47 बरामद किया गया और फकुली थाना में 19/24 मामला दर्ज किया गया। फकुली थाना में दर्ज केस में कुल 4 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें फकुली थाना के मनकौली थाना देवमुनि उर्फ अनीश राय, जैतपुर थाना के पुखरेरा निवासी विकास कुमार, वैशाली हाजीपुर के अनजानपीर निवासी सत्यम कुमार और नागालैंड के दीमापुर निवासी अहमद अंसारी को आरोपी बनाया गया था। जून में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जानकारी मिली कि अवैध हथियार नागालैंड के दीमापुर से तस्करी कर उत्तर बिहार लाई गई थी। एनआईए लगातार अवैध AK-47 की खरीद बिक्री पर नजर रखी हुई थी, जिसमें पता चला है कि हथियार तस्करी का पैसा जमीन की खरीद बिक्री में बड़ी मात्रा में लगाया गया है। इस घातक हथियार की तस्करी के नेटवर्क पर लगातार नजर बनाए एनआईए ने पिछले महीने ही जैतपुर थाना क्षेत्र के विकास कुमार के बैंक खाता को फ्रीज भी किया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एनआईए को जानकारी मिली थी कि हथियार की तस्करी के पैसे से आरोपियों ने अकुत संपत्ति अर्ज की है। इन पैसों से आलीशान भवन और जमीन में इन्वेस्ट किया गया, जिसके बाद आज छापेमारी हुई, जिसमें मनकौली निवासी अनीश के पिता कुटनी के मुखिया नंदकिशोर राय उर्फ भोला राय के घर से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। अनीश के पिता कुटनी के मुखिया नंदकिशोर राय उर्फ भोला राय ने भी स्वीकार किया है। छापेमारी हुई है। AK-47 के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके बारे में हमें बताया गया कि वह तो खेत से बरामद हुआ था। हाँ, मेरे यहाँ आई थी, जांच में आई थी। क्या मामला कुछ नहीं है, उनको कुछ शक था, विरोधी द्वारा बताया गया था जिनके यहाँ हथियार है, आम से ऐसा कुछ नहीं मिला और वो आए थे, जांच किए हैं, जांच करके चले गए। अत्याधुनिक हथियार की बात आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं, कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। कितने देर तक टीम जांच की थी आपके घर पे? ये 5 बज के कुछ मिनट में आए थे और 11 बजे चले गए। इस बीच में कुछ पूछताछ भी किए थे? नहीं, कोई पूछताछ यही हुई थी जो वो 47 के बारे में, तो वो कहे कि हथियार जो है शमशान में मिला है, ऐसा बताया था। उसके बाद घर से कुछ लेके भी गए थे? नहीं, कुछ नहीं ले गए। यहाँ से कुछ बरामद हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हल्का फुल्का कैश बरामद हुआ है। तो आम बात है, घर में हल्का फुल्का कैश रहवे करता है, उसका डॉक्यूमेंट्स कहे दे दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। टीम के द्वारा आगे क्या बोला गया, आगे क्या आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, नोटिस करेंगे, हमको बुलाएंगे। ठीक। वहीं मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया मोहल्ले में भी एनआईए की टीम ने आर्म्स तस्कर बबलू खान के ठिकाने पर रेड की। बबलू खान अभी फरार चल रहा है और उसकी पत्नी पूर्व में आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुकी है। एनआईए की टीम ने मिठनपुरा थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बबलू खान के घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसी और फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूचना दिया गया था, हम लोग सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा थे। अब कितने देर से मतलब ये हम लोग काफी लंबे समय से खड़ा थे। हमारे यहाँ के सचिव साहब भी थे, हम भी थे। हाँ, सुबह से सर्च वगैरह हुआ है घर। अच्छा, आपके थाना में भी वांटेड है? मेरे थाना में वांटेड है, आर्म्स एक्ट में वांटेड है। फरार है ना? फरार। इनकी पत्नी भी वांटेड थी क्या? वो न्यायिक हिरासत में है। अभी जेल में बंद है ना? न्यायिक हिरासत में है।
एलएस कॉलेज के छात्र और बाहरी लड़कों के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एलएस कॉलेज कैंपस में कुछ छात्रों और पास के मोहल्ले के युवकों में जमकर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक 2 लड़कों को छड़ी से पीटने के बाद अपने साथियों के साथ स्कूटी पर बैठकर स्पीकर चौक की ओर भागता नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद अब विश्वविद्यालय थाना वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की पहचान में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की जा रही है। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। विश्वविद्यालय थाना को एलएस कॉलेज में गश्ती बढ़ाने का निर्देश देते हुए वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वीडियो में दिख रही स्कूटी के नंबर से मालिक की पहचान की जा रही है। साथ ही वीडियो में दिख रहे युवकों की भी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया। पीड़ित पक्ष आवेदन करते हैं तो आवेदन के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि एक लड़का डंडे से मार रहा है किसी दूसरे छात्र को। हालांकि अभी तक कोई हमें आवेदन इस तरह प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वाहनों के हिसाब से आसपास के पब्लिक के से जांच करके हमने थाना को निर्देश दे दिया। विश्वविद्यालय थाना उसमें अपनी जांच कर रहा है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंजनाकोट गांव के नदी के किनारे एक महिला का गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया। बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंजनाकोट गांव के बूढ़ी गंडक नदी के भुरकुड़वा घाट से एक अज्ञात गला कटी महिला मरणासन स्थिति में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घाट पर अधमरी महिला मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। एसकेएमसीएच में महिला का इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गला कटी होने के कारण घायल महिला अभी कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन इशारे में कुछ बोलना चाह रही है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। महिला के पास से एक आधार कार्ड भी मिला है जिससे चेहरा मैच नहीं हो रहा है। वही आधार कार्ड पर काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव का पता है। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है। वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। महिला के गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे गहरी चोटें आई हैं। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के भुरकुड़वा घाट के पास एक अधमरी गला कटी महिला मिली है, जिसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। महिला का गर्दन कटा हुआ है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस पहचान में जुटी हुई है। मोतीपुर में भुरकुड़वा जो बांध है उसी के पास पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस उसको आगे भेजी भी है अच्छे इलाज के लिए। एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात महिला है और वो इशारे से कुछ बताना चाह रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। उसके पास से एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, लेकिन वो आधार कार्ड में जो फोटो है वो उससे मैच नहीं करता है। लेकिन वो आधार कार्ड कांटी क्षेत्र के बरसिंडा गाँव का है, उसमें जिक्र है। तो वो हम लोग कांटी थाना क्षेत्र से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। अखाड़ाघाट पुल के समांतर पुल बनने की कवायद शुरू। पुल के नीचे बसे विस्थापित को 4 डिसमिल जमीन देने पर मुहर लगी। 8 साल से चंदवाड़ा लकड़ी ढाई पुल का निर्माण फंसा हुआ है। अप्रोच पथ नहीं बनने की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अखाड़ाघाट में समांतर पुल के निर्माण को लेकर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन यहां भी अतिक्रमण की वजह से काम शुरू नहीं हो रहा है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लकड़ी ढाई में फंड की कमी तो अखाड़ाघाट में विस्थापित लोगों को जगह मिलने की वजह से मामला फंसा हुआ है। डीएम ने दोनों पुल निर्माण में आ रही बाधा दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अखाड़ाघाट पुल के निर्माण के लिए जो जमीन ली जाएगी उस जमीन पर रहने वालों को 4-4 डिसमिल जमीन दी जाएगी, जिसमें 1 डिसमिल पर सड़क और 3 डिसमिल में मकान का निर्माण होगा। मकान बनाने में भी सहयोग किया जाएगा। डीएम ने अंचल अधिकारी को अविलंब स्थानीय लोगों और वार्ड मेंबर के सहयोग से झुग्गी झोपड़ी हटाने के साथ नई जगह तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है। बूढ़ी गंडक नदी पर
चंदवाड़ा में बने लकड़ी ढाई पुल चालू हो जाने से अखाड़ा घाट पुल का ट्रैफिक दबाव कम होगा। वहीं इससे अखाड़ा घाट पुल पर रोज रोज लगने वाले जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। लोगों को नदी पार आने जाने के लिए नया विकल्प मिलेगा। शहरी क्षेत्र से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जाने वाले लोगों को भी लाभ होगा। इस पुल के रास्ते जाम में फंसे बगैर सीधे 4 लेन पर पहुंचने के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अखाड़ा घाट पुल के समानांतर जो पुल है उसका काम शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर के हम लोगों की जो है तैयारियां चल रही हैं। बेसिकली पुल निर्माण निगम के सारे अभियंता लगे हुए हैं और उसमें कई लोग विस्थापित होंगे जो कुछ वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। सभी लोगों को हम लोग ज़मीन देंगे। इसमें मैं खुद गया था, लोगों से मेरी बात हुई है। सब लोग बहुत पॉजिटिव भी हैं। सब लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं कि उनको ज़मीन दे दी जाए ताकि वो शिफ्ट हो जाए। तो वो हम लोग ज़मीन देंगे, उनको प्रॉपर तरीके से विस्थापित करेंगे और उसका काम भी हम लोग तेज़ गति से शुरू करेंगे। जगह चिन्हित हुई है, चिन्हित कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो वहाँ बेनिफिशरीज रह रहे हैं जिनको विस्थापित किया जाना है उनसे भी बात करके सहमति करके। भाकपा माले जिला कार्यालय में कामरेड विनोद मिश्र के 26वीं स्मृति दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। भाकपा माले जिला कार्यालय स्थित हरिसभा चौक में पार्टी के पूर्व महासचिव कामरेड विनोद मिश्र के 26वीं स्मृति दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। माले के नगर कमेटी सदस्य विनय वर्मा के द्वारा शहीद गीत और कामरेड विनोद मिश्र को श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले मुजफ्फरपुर के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि कामरेड विनोद मिश्र ने कहा था कि इतिहास में बड़े बड़े सवाल हमेशा सड़कों की लड़ाइयों से हल होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता में आए अब 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। सरकार के फांसीवादी एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द करना और एलसेस द्वारा वर्शिप एक्ट 1951 पर हल में दिया गया आदेश जरूर स्वागत योग्य कदम है, लेकिन भाजपा आरएसएस द्वारा संविधान की मूल भावनाओं को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ हमें निरंतर संघर्ष जारी रखना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि बहुसंख्यक की इच्छा ही कानून है। ऐसे में देश का संविधान व लोकतंत्र कैसे बचेगा? मोदी सरकार ने न्यायपालिका से लेकर मीडिया संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और मनुस्मृति का गुलाम बना देने के सारे प्रयास हो रहे हैं। हमें इन तमाम चुनौतियों से एक साथ लड़ना है। नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की तथाकथित डबल इंजन सरकार के अन्याय, बदलाव की ताकतों को कुचल देने और बिहार को पीछे ढकेलने की साजिश के खिलाफ चौतरफा आंदोलनों को तेज करना, यह संकल्प सभा लोगों के जीवन जिंदायनी, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षित रोजगार, भूमि पर अधिकार, लाभकारी खेती जैसे बदलाव के एजेंडे को नई ऊर्जा देने के लिए आयोजित है। 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर हम लोग के पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है कि इस दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा का जो है कि ये जो है स्मृति दिवस है और आज 26वीं स्मृति दिवस है। इस अवसर पर आज यहाँ पर शहर के कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन रखा गया है। कॉमरेड विनोद मिश्रा ने जो भारत का सपना देखा था, उन्होंने जो देश का सपना देखा था, उन सपनों को लेकर हम लोग यहाँ पर बातचीत जो कर रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। ये साल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का 100 साल पूरा हो रहा है। इस साल शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में हम लोग 26 दिसंबर को बड़े स्तर पर हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का वो स्थापना दिवस है। उस दिन हम लोग एक बड़े आयोजन करने जा रहे हैं। 17 जनवरी को हम लोग यहीं पर 4 जिलों का मतलब प्रमंडल का समझ लीजिए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, इन चारों जिलों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर बदलो बिहार समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। बदलो बिहार समागम का मतलब है कि वो तमाम तरीके की ताकतें जो बिहार के अंदर अपने सवालों को लेकर लड़ रही है, बिहार में जो बदलाव के सवाल को लेकर लड़ रही है, बिहार के विकास के सवाल को लेकर लड़ रही है, उन तमाम ताकतों का जमावाड़ा 19 जनवरी को जो कि यहाँ मुजफ्फरपुर में वो होगा। उसमें तमाम तरीके के लोग
चाहे वो शिक्षक आंदोलन के लोग हों, कर्मचारी आंदोलन के लोग हों, या वो आशा हों, रसोईया हों, सहारा से जुड़े हुए लोग हों, जितने भी इस तरीके की जो आंदोलन चल रहा है, वो तमाम आंदोलनों का वो समागम होगा 19 जनवरी को। आरबीवीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी की कार्यकाल का 5 वर्ष पूरा होने पर कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानित किया। रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी का आज विद्यालय में 5 वर्ष पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उनके सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया। मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि विद्यालय में उनके कार्यकाल का आज 5 वर्ष पूरा हो गया। यह 5 वर्ष कैसे बीता उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने विद्यालय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अमूल चाल परिवर्तन भी किया गया। विद्यालय के लिए जो भी अच्छा हो वह सभी कार्य किए गए और अभी उनका स्थानांतरण भी नहीं हुआ है, तो विद्यालय के लिए अच्छाई के लिए जो भी कार्य होगा उनके लिए वह संकल्पित है। वहीं प्रधान सहायक शिक्षक ने कहा कि प्राचार्य का स्वभाव और कार्य दोनों बेहतरीन है। वह सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की बात सुनती हैं और उनके भले के लिए जो भी हो निर्णय लेती हैं। सम्मान समारोह में महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्राओं की भी उपस्थिति रही। मन आह्लादित है। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में 5 साल पहले मैंने कार्यभार संभाला और यहाँ के शिक्षकों द्वारा, यहाँ के शिक्षकेतर हमारे सहयोगियों द्वारा साथ दिया गया और यहाँ भी मैंने जो कुछ मुझसे बन पड़ता था उतना करने की कोशिश की। सबका स्नेह मिला, सबका आदर मिला, सबका सहयोग मिला और इस कॉलेज में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए कोर्स लाने में सफलता मिली। इनका साथ, इनका प्यार, यही मेरे लिए सबसे अमूल्य पूंजी है और अफसोस हो रहा है कि 5 साल में मैं अभी इतना ही कर पाई, जबकि करने की अभी बहुत इच्छा है। कभी संसाधनों की कमी रही, मेरे तुरंत आने के बाद कोविड था तो समय कम मिला और जब व्यक्ति कहीं अपना कार्यकाल पूरा कर रहा होता है तब उसको ये एहसास होता है कि क्या क्या अभी करना बाकी है। लेकिन अभी मेरा स्थानांतरण हुआ नहीं है तो मैं अभी जितने दिन रहूंगी इनके प्यार, इनके स्नेह को मन में रखकर और जितना बन पड़ेगा इस महाविद्यालय के लिए करती रहूँ। ऐसा है कि जो हमारी प्राचार्य मिली है, संस्थापिका प्राचार्य के बाद ये प्रथम बार इस तरह के ओजस्वी, तेजस्वी और इतने ये क्या बोलें, किसी भी चीज़ को इतना तत्परता से हम लोग जो भी इनके प्रस्ताव लेकर के जाते थे या जाते हैं अभी भी वर्तमान समय में, वो बहुत ही तत्परता से उसको गहन चिंतन अध्ययन करने के बाद उस कार्य को तुरंत कार्रवाई करके इस काम को करने में करते हैं। और इनका कार्यकाल ये वर्ष 2019 के 20 दिसंबर को ज्वाइन की थी मैम। आज उनके कार्यकाल का 5वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हम इस तरह का हम लोग छात्रा सदन में महाविद्यालय परिवार की ओर से आमगोला स्थित शुभानंदी में कवि ब्रज किशोर प्रसाद सिंह स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। हिंदी कविता की महत्वपूर्ण धारा, स्वतंत्रतावाद के महत्वपूर्ण कवि ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की रचनात्मक प्रतिभा बहुयामी थी। वे समाजवादी विचारधारा और चिंतन के एक ऐसे साहित्यकार थे जिनका विश्वास सक्रिय समाज सेवा के साथ ही प्राक्रमी लेखन में रहा। राष्ट्र, समाज, प्रकृति, जीवन, परंपरा और संस्कृति उनके काव्य के मूल भाव और केंद्र है। ये बातें आमगोला स्थित शुभानंदी में कविवर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह स्मृति पर्व के अवसर पर विषय परिवर्तन करते हुए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। डॉक्टर पंकज ने विस्तार से व्यक्तित्व कृतित्व पर बोलते हुए आगे कहा कि भाव, वैभव और भाषा सौंदर्य के सर्जक ब्रज किशोर प्रसाद सिंह यायावरी प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके सृजन में देश दर्शन और परंपरा सहज ही समाहित है। मानवीय मूल्य और भारतीय संस्कृति का सत्य दर्शन उनके गीतों में है। गद्य पद के निपुण लेखक, ओजस्वी वक्ता और छात्र प्रिय प्रधानाध्यापक के साथ ही वे जनप्रिय समाज सेवी थे। अध्यक्ष संबोधन में वरिष्ठ कवि शुभ नारायण शुभंकर ने कहा कि ब्रज किशोर बाबू का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। उनके सानिध्य, स्नेह और सानिध्य में जिन्हें भी बैठने का अवसर मिला उन्होंने बहुत कुछ सीखा। राजनीति में रहते हुए भी साहित्य की संवेदना को सदा उन्होंने बचाए रखा।
निडर, ईमानदार, कर्मठ, पराक्रमी और पुरुषार्थी उनका व्यक्तित्व बड़ा ही विराट और उदार था। वह एक ओजस्वी वक्ता और शौर्यवान रचनाकार थे। नई पीढ़ी उनके लेखन से अपनी दिशा तय करते हुए स्वयं को संस्कारित कर सकती है। स्वागत संबोधन में डॉक्टर केशव किशोर कनक ने कहा कि यद्यपि वे मेरे पिता थे, लेकिन उनके प्रति लोगों का जो सम्मान भाव था वह मेरे लिए बड़ा ही प्रेरक है। डॉक्टर अनु और डॉक्टर सोनी सुमन ने कहा कि अपने पूर्वज रचनाकार से परिचित होने का यह अवसर हमारे लिए ऐतिहासिक है। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की काव्य पुस्तक शब्द शब्द जीवन राग भाव और शिल्प के स्तर पर बड़ा ही समृद्ध है। कवि श्यामल श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह यौवन के कवि हैं। उनके सृजन में आग के साथ ही राग भी है। प्रेम और पराक्रम दोनों का सहज समावेश है। आयोजन का शुभारंभ चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद डॉक्टर सोनी सुमन के द्वारा सरस्वती वंदना, सरस्वती माँ शारदेश्वर का मुझको ज्ञान दे से हुआ। प्रोफेसर सोनी ने अपना गीत गांधी दर्शन सुनाकर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को खोला। स्त्री पर केंद्रित कविता का पाठ करते हुए जब श्यामल श्रीवास्तव ने इन पंक्तियों को केंद्रित किया, स्त्री हठात नहीं तोड़ती, परंपराओं की मर्यादा धरती की तरह स्नेह सहनशील होती है। स्त्री विमर्श का नया पृष्ठ खुला। डॉक्टर अनु का गीत पता नहीं कब किस पनघट पर भेंट किसी से हो जाए सुनाया तो पर्यावरण प्रेमी हो गया। क्षमतावादी काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर स्मरण पर्व के रूप में यह आयोजन है और यह स्मरण पूर्व रचनात्मक मूल्यांकन के लिए काव्य पाठ उस अपने पूर्वज को सुनाने के लिए जिनकी भाषा की ताकत आज भी हमारी भाषा को सही दिशा देने में सामर्थ्यवान है और साथ ही साथ जिनसे हम अपने भाव की दिशा भी तय कर सकते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह राष्ट्रीय चेतना के, लेकिन प्रकृति से तनिक भी विमुख नहीं, ग्राम्य भाव को और विराट सामाजिकता को जीने वाले समाजवादी विचारधारा और चिंतन के ऐसे कवि रचनाकार हैं जो केवल कविता और गीत में ही नहीं बल्कि गद्य में भी जब कभी भी उन्होंने लेखन किया वह अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा। वे नकेनवाद के अग्रणी कवि केसरी कुमार के प्रिय रहे, हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रिय रहे और आदरणीय रहे हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह के भी। ऐसे ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह परंपरा के वैभव को भी अपनी कविता में उकेरते हैं और साथ ही साथ अपने समय के साथ संवाद करते हुए आने वाली पीढ़ी को किस सांस्कृतिक दिशा की ओर अभियान करना चाहिए यह भी उनकी रचनात्मकता से तय हो जाता है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नडियार एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नडियार के समीप NH 27 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची NHI की टीम ने जीवित समझ इलाज के लिए मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद में जुट गई। मृतक की पहचान कोठिया हरेराम के रहने वाले चंद्रिका शाह के पुत्र कृष्णा शाह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कृष्णा मजदूरी का काम अपने ससुराल मोतीपुर वार्ड 15 में करता था और प्रतिदिन मजदूरी के काम से कहीं जाता आता था। बुधवार को भी मजदूरी करने के लिए बाइक से निकला था। रास्ते में नडियार के समीप NH 27 पर किसी अज्ञात सवारी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काम करे उधर खाना खा लेल तू ना काम करे जा रहे फोन आल काम करे चल गए तू लसंडा मोटरसाइकिल से। कहाँ पर दुर्घटना हुआ? अभी न जा रही बारी फोन कैली है दोसर इनकर मोबाइल पर तो दोसर गोरा फोन थाना वाला उठा ना तो कहल जौन आदमी है ना मोबाइल वाला तो एक्सीडेंट हो गए। हाँ इतने कह दिल। हाँ कितना बजे का घटना है? ये हम नहीं की जा रहे कितने बजे? मालूम ना 2 बजे के करीब में।
वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर गौशाला परिसर में आज शुरू हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। सिकंदरपुर गौशाला परिसर मुजफ्फरपुर में आज से श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह शुरू हुआ। सर्वप्रथम वृंदावन से पधारे 108 भूदेव आचार्यों ने 108 यजमानों के साथ प्रातः काल में श्रीमद् भागवत पोथी पूजन संकल्प सहित करवाया। ऐसा दृश्य अपने आप में विलक्षण एवं मंत्रमुग्ध करने वाला था। उसके बाद आचार्यों ने सभी यजमानों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का प्राण शुरू किया। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती मंजू सिंघानिया, श्री पवन सिंघानिया, श्रीमती निकिता सिंघानिया, श्री शुभम सिंघानिया, श्रीमती दीपिका सिंघानिया, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती नेहा खेतान, श्री सुरेश खेतान ने प्रधान वेदी पर सभी देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन किया। तत्पश्चात आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य पर प्रकाश डाला और सभी जीवों की मुक्ति श्रीमद् भागवत के पारायण से निश्चित है, ऐसा उद्देश्य दिया। कथा के मध्य कन्हैया राधे राधे के भजन पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम के सफल बनाने में श्री पुरुषोत्तम पौदार, सचिव श्री कृष्ण मुरारी भरतिया, श्री कन्हैया जलान, श्री अंबिका ढंढड़िया, श्री संजय परशुरामक्का, श्री मनोज केजरीवाल, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष श्री वरुण अग्रवाल,
मंत्री श्री गोपाल भरतिया ने अपने सभी सदस्यों के साथ व्यवस्था में सहयोग किया एवं पूजन व्यवस्था में महेश्वरी सभा के सदस्यों ने सहयोग किया। इसके साथ साथ मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा की सभी सदस्यों ने कथा स्थल पर बैठने की व्यवस्था में सहयोग किया। मुजफ्फरपुर गौशाला में 108 जजमान और 108 वृंदावन से आए हुए श्रेष्ठ पंडितों द्वारा भागवत का उच्चारण के साथ 2 घंटे का कार्यक्रम होता है और इसका उद्देश्य आज से 40 साल पहले डोगरे जी की कथा हुई थी। उसके बाद ये पहला अवसर मिला नगरवासियों को इसके आनंद लेने का। और मेरा आग्रह है कि नगरवासी जहाँ भी हो मेरी बात सुन रहे हो तो इस कथा में आके पुण्य के भागी बने। कब से कब तक चलेगा कथा? ये आज 18 तारीख से 24 तारीख तक चलेगी और काफी संख्या में खबरें हुई हैं और मैं गौशाला का उपाध्यक्ष आपसे आग्रह करता हूं कि आप भारी संख्या में घर से निकलिए और इस कथा का श्रवण कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। समय क्या है कथा का? समय 2 बजे से 6 बजे तक। ब्लू डायमंड रिसोर्ट गढ़ा में 22 दिसंबर को अर्जी श्याम का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी जिले के ब्लू डायमंड रिसोर्ट गढ़ा में 22 दिसंबर को संध्या 4 बजे मनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता कर दी गई। संस्था की ओर से बताया गया कि इस आयोजन में बाबा की ज्योत, बाबा का भव्य श्रृंगार एवं भजनों की अमृत गंगा बहेगी। भजनों से बाबा को रिझाने श्री सौरभ शर्मा कोलकाता से, श्री चैतन्य दधीची जयपुर से, श्री पवन मिश्रा लखनऊ से, श्री सोहन अग्रवाल और आलोक शर्मा मुजफ्फरपुर तथा KVR म्यूजिकल ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। बाबा का भव्य श्रृंगार जयपुर से पधारे राहुल शर्मा जी करेंगे। भक्तों के आने जाने के लिए बस एवं गाड़ी की निःशुल्क व्यवस्था शाम 4 बजे से कृष्णा पेट्रोल पंप एवं सिकंदरपुर गौशाला के पास उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ इस वर्ष श्री श्याम प्रभु की भव्य निशान पद यात्रा दिनांक 21 दिसंबर को जो दोपहर 2 बजे से अखाड़ा घाट रत्ना बैंकेट से श्री श्याम मंदिर सूतापट्टी तक जाएगी। जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा ही, अज्ञात ज्ञात क्यों न हो, हर साल की भांति इस बार भी श्री श्याम बाबा की अपार कृपा से दीवाने श्याम के ग्रुप द्वारा अर्जी श्याम से कीर्तन का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ अपने शहर मुजफ्फरपुर में ब्लू डायमंड रिसोर्ट गढ़ा में दिनांक 22/12/2024 दिन रविवार को संध्या 4 बजे से मनाया जा रहा है। उत्सव में बाबा की ज्योत, बाबा का भव्य श्रृंगार एवं भजनों की अमृत गंगा बहती है जो रहेगी। भजनों से बाबा को रिझाने के लिए श्री सौरभ जी शर्मा कलकत्ता से, श्री चेतन दधीच जयपुर से, श्री पवन जी मिश्रा लखनऊ से, हमारे सोहन जी अग्रवाल मुजफ्फरपुर, आलोक जी शर्मा मुजफ्फरपुर तथा KVR म्यूजिकल ग्रुप द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। बाबा का भव्य श्रृंगार हमारे छोटे भाई जयपुर से राहुल जी शर्मा करने आते हैं हर वर्ष, वो भी इस वर्ष आ रहे हैं। भक्तों के आने जाने के लिए बस एवं गाड़ी की निःशुल्क व्यवस्था संध्या 4 बजे से कृष्णा सिनेमा पेट्रोल पंप एवं सिकंदरपुर गौशाला के पास भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही एक और जानकारी दी जा रही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का निशान पद यात्रा दिनांक 21/12/2024 दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से ब्लू डायमंड से चल के निशान यात्रा अपने रत्ना बैंकेट हॉल अखाड़ा घाट आएगी और दोपहर में 2 बजे से श्री श्याम मंदिर सूतापट्टी तक जाएगी। अतः आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि हजारों की संख्या में पहुंचकर बाबा की निशान यात्रा और ज्योत का लाभ लेवें और कीर्तन में भी 22 तारीख को संध्या 4 बजे से सम्मिलित होकर के बाबा का कीर्तन 4 बजे से, बाकी और कार्यक्रम कब बजे से? कीर्तन रविवार को संध्या 4 बजे से है और 21 तारीख शनिवार को सुबह में 8-9 बजे से निशान का पूजन है और वहां से गाड़ियों द्वारा निशान अपने रत्ना बैंकेट वाला अखाड़ा घाट आएगा और वहां से 2 बजे दिन में पद यात्रा करके हम लोग अखाड़ा घाट से रत्ना बैंकेट से श्री श्याम मंदिर सूतापट्टी तक जाएंगे। कलाकार लोग कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार इसमें सौरभ जी हैं कलकत्ता से, चेतन जी हैं जयपुर से, पवन जी मिश्रा हैं वो लखनऊ से हैं और हमारे सोहन भाई हैं मुजफ्फरपुर, आलोक जी शर्मा मुजफ्फरपुर से। समाहरणालय परिसर में मनरेगा कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत। समाहरणालय परिसर में मनरेगा मजदूर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। मनरेगा मजदूर चूल्हा, टोकरी और बर्तन लेकर धरना में शामिल हुए हैं। साथ ही कई मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंचे हैं।
जिले के सभी ब्लॉक से मजदूर पहुंचे हैं। मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने कहा कि हम लोगों को साल में 100 दिन काम मिलना है, लेकिन महज 30 दिन ही मिलता है। वर्षा के दिनों में काम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग थक हार कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानेगी, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। मनरेगा वाच के संजय सहनी ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूर परेशान हैं। मजदूरों को काम करने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। चूल्हा चौकी लेकर मजदूर धरना पर बैठे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। जुलूस के माध्यम से यही चाहते हैं कि हम लोग का साल में 100 दिन काम चाहिए और काम का पूरा दाम चाहिए। हर हाथ को काम मांग है और काम को पूरा दाम मांग है। और अभी जो चल रहा है 278 रुपया, 278 रुपया से मजदूर को पेट भरने वाला नहीं है। कम से कम 500 मजदूरी चाहिए। और आप ये प्रदर्शन करती हैं, क्या मांगे पूरी नहीं हो रही है? मांग पूरी जब होते तो हम चूल्हा चौका लेकर के यहाँ पर नहीं बैठते। अपना छोटा छोटा बच्चा छोड़ के, माल जाल छोड़ के, कोई शौक नहीं था कि यहाँ पर चूल्हा चौका लेके हम लोग पूरा महिला लेके बैठते। में 100 दिन का गारंटी है काम का और गांव में काम मिल नहीं रहा। उसके जगह पे ठेकेदार बिचौलिया लोग मिलके जेसीबी से काम करा रहे हैं। मजदूर घर पे बैठा हुआ है और उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि गरीबी से हालत खराब है। रोजगार नहीं है गांव में। एक मनरेगा एक सहारा बनता, वो भी इनके हाथ से छीना जा रहा है। तो काम के लिए लोग बैठे हैं यहाँ। जब तक काम नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। और जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है नया लोगों का, तो जॉब कार्ड की मांग है। काम जो किया है पहले उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो वो पैसे की भी मांग है। तो 3 मांग है मुख्य तौर से, काम, जॉब कार्ड और लंबित भुगतान। तुर्की थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग को लेकर भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को डीएम से मिलकर तुर्की थानाध्यक्ष कुमार प्रमोद सिंह को सस्पेंड करने की मांग की है। उन पर दलित प्रखंड अध्यक्ष सूर्या को पीटने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। भीम आर्मी ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने गए प्रखंड अध्यक्ष को पैर से मारकर नीचे जमीन पर बैठने को कहा गया। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष ने जब एसएसपी से शिकायत की तो फिर प्रखंड अध्यक्ष को पीटा गया। बुधवार को जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भीम आर्मी का प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की। ज्ञापन देकर थानेदार को निलंबित करने की मांग की। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को कोटनी प्रखंड के चडवा गांव में दलित बस्ती में जाने वाले रास्ते को दबंगों द्वारा घेरा जा रहा था। इसकी शिकायत करने प्रखंड अध्यक्ष सूर्या कुमार तुर्की थाना गए, लेकिन थानेदार ने गाली गलौज करते हुए सूर्या को बैठा लिया, साथ ही पैर से मारकर जमीन पर बैठने को कहा। वहीं पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडे से जमकर उसकी पिटाई भी की। प्रखंड अध्यक्ष की पिटाई से संगठन हरकत में आई। जिला अध्यक्ष रोशन चौधरी ने एसएसपी को सारी घटना की जानकारी दी। एसएसपी की शिकायत के बाद थाना अध्यक्ष आक्रोशित हो गए और फिर वे एक बार प्रखंड अध्यक्ष सूर्या की पिटाई कर दी। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर भीम आर्मी ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। करने आ रहे हैं न्याय की। ये जो प्रखंड अध्यक्ष को जो यह प्रशासन है या गुंडा राज है, ये समझ में नहीं आता है। लोग इंसाफ की मांग करने जाते हैं थाने पर, और वहाँ पर थाने प्रभारी का कर्तव्य बनता है कि किसी भी जनता से प्रेम से बातें करना, कि लाठी से बातें करना और बंदूक दिखाना, डरवाना, यह दहशत है। यह गुंडा राज नहीं है, संविधान की राज है और देश संविधान से चलता है। उन प्रशासन को, और मैं खास करके जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भाई को मारा गया है इंसाफ मिलनी चाहिए, और साथ में वह रास्ते की भी जांच होनी चाहिए। जिसकी मांग है वह पूरा होनी चाहिए आम जनता की, क्योंकि वहाँ पर स्कूल है और आप जान सकते हैं कौन गाँव है, चडुआ गाँव है। राजस्थान के ढाढन सती टीडा गेला से निकला ज्योति रथ शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा। ढाढन सती टीडा गेला माता के रजत जयंती बसंत उत्सव के आधार पर दादी जी की छवि व दिव्य ज्योति रथ पर सजकर पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पर निकली है। ये 47 दिवसीय यात्रा 11 दिसंबर को ढाढन राजस्थान से निकली, जो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से होते हुए 23 जनवरी 2025 को पुनः ढाढन पहुंचेगी, जहां
यहाँ बड़े ही धूमधाम से 25वां वसंतोत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज दादी का दिव्य रथ पटना से चलकर शाम 6 बजे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां रथ का गाजे बाजे एवं पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया और शाम 6 बजे से दादी जी का अद्भुत दरबार सजाया गया। उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, ज्योत सजाई गई तथा आरती उतारकर पहले दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं सुप्रसिद्ध भजन गायक मूलचंद बजाज एवं विशाल बजाज के द्वारा अनेक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से सभी श्रोतागण का मन आनंदित हो गया। आयोजन में पधारे सभी भक्तजनों ने दादी जी का प्रसाद प्राप्त किया। रात्रि में शयन आरती के पश्चात यात्रा विराम हुआ। इसके बाद दूसरे दिन प्रातः 8 बजे से शोभा यात्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकलकर विभिन्न रास्तों से होकर श्री अन्नपूर्णा ढाढन शक्ति मंदिर पहुंचेगी। उसके बाद 11 बजे वो अपने अगले गंतव्य के लिए दरभंगा रवाना होगी। सती दादी का ढाढन राजस्थान से ये जो 41 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए आज 6वां ठहराव मुजफ्फरपुर में हुआ है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में इसके पहले वसंतोत्सव हो चुका है, इसलिए यहाँ रात्रि विश्राम भी है इन लोगों का। एक बस में 40 लोग आए हुए हैं और 10 लोग रथ के साथ में दादी का जो श्रृंगार किया हुआ है उसके साथ आए हुए हैं। इन लोगों को भजन कीर्तन का आयोजन है, दादी का ज्योत का आयोजन है और प्रसाद का आयोजन है। यहाँ से बस कहाँ की ओर प्रस्थान करेगी? यहाँ से बस के लिए 11 बजे यहाँ से सुबह हम लोग का सुबह 9 बजे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अन्नपूर्णा मंदिर तक प्रोसेशन शोभा यात्रा जाएगी और वहाँ शोभा यात्रा खत्म होने के बाद में वो लोग कुछ हल्का चाय लेकर के दरभंगा के लिए वो लोग विदा हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।